देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया और राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। चीन सीमा पर सरकार ने सेना को क्यों दी फायरिंग करने की खुली छूट? चीन से तनाव के बीच नेपाल सीमा पर क्यों बढ़ा दी गई है चौकसी? और साथ ही जब सीमा पर है तनाव तो देश में क्यों जारी है सियासी बयानबाजी? भारत चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में आप देखिए। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को फिर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान तीनों सेना प्रमुखों के अलावा CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। बैठक में रक्षा मंत्री ने लद्दाख में मौजूदा जमीनी हालात की समीक्षा की और LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी ली। चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना को हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की इजाजत दी गई। इसके तहत वे फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से जरूरी हथियार खरीद सकते हैं। दरअसल LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना को हथियार खरीदने की अनुमति दी है ताकि विवाद होने की स्थिति में सेना को इन हथियारों की कमी न हो। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जान का खतरा होने पर फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था, लेकिन अब जान संकट में होने पर ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि माहौल सुधारने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। इस बीच भारत अब चीन को हर मोर्चे से जवाब देने की तैयारी में है। सैन्य और कूटनीति के साथ भारत आर्थिक रूप से भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने उद्योगों से चीन से आने वाले सामान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले सामानों का आयात रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अब चीन से निर्भरता कम करने की कोशिश में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। इसी बीच भारत में चीन के बने सामानों का बहिष्कार चरम पर है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में लोगों ने चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में नारे लगाए और उसके बैनर को आग के हवाले कर दिया। इधर चीन की सीमा पर तनाव के बीच देश में इस मसले को लेकर सियासत जारी है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा, न देश में कोई घुसा, न हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। लेकिन सैटेलाइट फोटो में साफ साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया। उधर कपिल सिब्बल ने भी PM के बयान पर निशाना साधा है। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर कमल हासन ने मोदी सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। हासन ने तथ्यों को सामने लाने का अनुरोध किया ताकि अफवाहों को रोका जा सके। हालांकि कमल हासन ने ये भी कहा है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारकर हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। चीन से तनातनी के बीच चीन और नेपाल सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा का जायजा लेने शीर्ष अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। रविवार को ITBP और SSB के IG और DIG के साथ ही सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी ने लीपू पास और काला पानी के अलावा नाभी ढांग का जायजा लिया। इधर चीन के साथ टकराव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों जा रहे हैं रूस? कानपुर की कौन सी खबर से मच गया है सियासी बवाल? तो आज ट्रंप की कलम पर क्यों रहेगी भारतीयों की नजर? राष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र। कानपुर में बालिका सुधार गृह में 57 लड़कियों में कोरोना के संक्रमण और 7 लड़कियों के गर्भवती खबर के बाद से हड़कंप मच गया। इतना नहीं, गर्भवती लड़कियों में एक HIV और दूसरी हेपेटाइटिस C से संक्रमित बताई गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन कहना है गर्भवती लड़कियां शेल्टर होम में आने से पहले ही प्रेग्नेंट थीं। इस खबर खुलासे के बाद स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका सुधार गृह को सील कर दिया गया और सभी कोरोना पॉजिटिव लड़कियों को क्वारंटीन कर दिया गया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी ही सरेंडर मोदी हैं, यानी वो नरों के ही नेता नहीं, अफसरों के भी नेता हैं। अब तो ईश्वर भी कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस को भगवान की भाषा समझनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम तो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे कि यूपीए के समय चीन ने हमारी कितनी जमीन ले ली। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस ऐरावत रविवार को मालदीव के माले से 198 नागरिकों को लेकर रवाना हो गया। ये जहाज सभी भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूरीकोरीन पहुंचेगा। ये भारतीय नागरिक कोरोना वायरस महामारी चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मालदीव में फंस गए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु का ये दूसरा चरण है। आज सुबह 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में होने वाले 75वें विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस बेहद भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री रूस के अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे। 3 दिन के इस दौरे में कई रक्षा समझौतों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गरीब कल्याण योजना में पश्चिम बंगाल के एक भी जिले को शामिल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई गई। चौधरी ने लिखा है कि सरकार के इस फैसले से मैं अचंभित हूँ। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्णम राजू ने अपनी ही पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया है। इस बाबत सांसद रघुराम राजू ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री, बालू की खरीद फरोख्त समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजू आंध्र प्रदेश में अपनी ही पार्टी के जगन मोहन रेड्डी सरकार की आलोचना कर रहे थे। पूरी रथ यात्रा मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 18 जून को कोर्ट ने अपने फैसले में रथ यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, विभिन्न संगठनों समेत धार्मिक गुरुओं ने इस मामले में दोबारा समीक्षा की अपील की थी। वहीं ओडिशा सरकार ने रविवार को कैबिनेट की बैठक करके पूरे राज्य में कहीं भी रथ यात्रा नहीं होने देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी है। नेपाल के एफएम रेडियो पर भारत विरोधी गाने बज रहे हैं। इन गानों में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल की भूमि बताया जा रहा है। बार बार गाने बजने के बाद पिथौरागढ़ सीमा पर रह रहे लोगों ने अब नेपाल के एफएम रेडियो को सुनना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के विरोध के बावजूद नेपाल ने भारतीय भूमि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल किया है। चीन से तनाव के बीच जहां अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहां H1B, H2B, L1 और J1 वीजा मामले में आज अमेरिका की ओर से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन वीजा नियमों पर आज हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसका असर भारत के उन लाखों प्रवासियों पर पड़ेगा जो अमेरिका में रहकर वहां की कंपनियों में काम करते हैं। और वहीं देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मरीजों के लिए कौन सी अच्छी खबर आई है? किस राज्य में कितना है कोरोना का कहर? कोरोना की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,26,910 हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 13,703 पहुंच गया है। रविवार को एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा 15,158 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में 426 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई। हालांकि देश में एक दिन में 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की कहर के बीच एक अच्छी खबर आई है। सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। दवा कंपनी हेटेरो ने ये मेडिसिन बनाई है। ये दवा भारत में कोविफोर के नाम से बेची जाएगी। रविवार को हेटेरा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर पार्थ सारथी रेड्डी ने कहा कि भारत में इस दवा को मिली स्वीकृति एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिसने क्लिनिकल स्तर पर सकारात्मक नतीजे दिए हैं। ये दवा इंजेक्शन के रूप में 100 mg की शीशी में उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की एक दवा को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिली थी। देश में फैल चुके कोरोना के मकर जाल से लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार की पुख्ता तैयारी देखने को मिल रही है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम केयर फंड के जरिए देश में जून के आखिर तक 60,000 वेंटिलेटर उपलब्ध होंगे। नड्डा ने ये बात बीजेपी की वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 179 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई है। हालांकि एक दिन में राज्य में 14 की जान दी गई। आंकड़े अगर देखें तो अब तक एमपी में 515 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। हालांकि अब तक लगभग 9,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिर भी 2,373 एक्टिव केस होने की वजह से राज्य के लोगों में कोरोना का खौफ कायम है।
वहीं राजस्थान में 24 घंटे में लगभग 400 नए केस पाए गए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या करीब 15,000 हो गई है, जिनमें 349 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें महज रविवार को ही 12 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि अब तक लगभग 11,500 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। रविवार को 323 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 580 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 25 लोगों ने राज्य में कोरोना से दम तोड़ा है, जिससे कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,664 हो गया। जबकि अब तक गुजरात में कुल 27,317 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। देश में प्रमुख 5 कोरोना संक्रमितों के मामले में गुजरात चौथे नंबर पर है। वहीं पंजाब में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 122 नए केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लुधियाना 54 मरीज पाए गए। पंजाब में फिरोजपुर में रविवार को हुई एक मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है। अब तक सबसे ज्यादा 31 मौत अमृतसर में हुई हैं। उधर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 414 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनमें राज्य की राजधानी कोलकाता में सबसे ज्यादा 126 संक्रमित पाए गए। राज्य में रविवार को 15 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा, जिसमें कोलकाता में 6, हावड़ा में 3, नॉर्थ परगना में 4, हुगली और पश्चिम वर्धमान में एक मरीज की जान गई। राज्य में अब तक 13,945 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या 555 हो गई है। तो वहीं दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में 477 लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए, जबकि इस दरमियान 5 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक 8,929 संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा 106 पहुंच गया है। 4,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,516 अभी एक्टिव केस हैं। वहीं भारत चीन विवाद के बीच दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट का हाल क्या है? 24 घंटे में कितने लोग कोरोना संक्रमित हुए? राजधानी दिल्ली में आंकड़ा 60,000 के अब करीब पहुंचने वाला है। आप देखिए न्यूज टॉप 9 में दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में एक दिन में 43 नए संक्रमित मिले, जिससे कि कुल मरीज 2,344 हो गए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में 139 केस बढ़े हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 2,273 हो गई है, जबकि राज्य में अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। तो झारखंड में एक दिन में 65 नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,089 हो गई है। देश की राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 3,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 59,746 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं एक दिन में 1,719 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। दिल्ली में अब तक 2,175 लोग। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,870 नए केस सामने आए, यानी कि अब तक महाराष्ट्र में 1,32,075 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल में मुंबई में मरीजों के लिए आखिर कौन बांट रहा है फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर? न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में आप तमाम खबरें देखें। महाराष्ट्र में हर दिन बड़ी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,870 नए मामले सामने आए, यानी अब तक महाराष्ट्र में 1,32,075 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 6,170 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 186 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। मुंबई में कोरोना के मरीज हर दिन भारी तादाद में बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केवल मुंबई में कोरोना के 1,159 नए मामले सामने आए। अब तक मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 66,000 को पार कर गई है। कोरोना की वजह से हुई मौतों की बात करें तो मुंबई में अभी तक 3,671 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मुंबई में 110 लोगों की मौत हुई है। पुणे में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 595 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ पुणे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,881 तक पहुंच गई है। कोरोना की वजह से पुणे में 601 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई के एक प्राइवेट बिल्डर ने पूरी तरह से तैयार बहुमंजिला अपार्टमेंट कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दे दिया है। 2 दिन पहले श्रीजी शरण डेवलपर्स के मालिक मेहुल सांघवी ने मलाड में 19 मंजिला अपनी बिल्डिंग के 130 फ्लैट को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी को सौंप दिया था। अब इस बिल्डिंग में 300 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया कि मेट्रो कारशेड का जो काम रुका हुआ है उसे फिर से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वन शक्ति नामक जिस संस्था ने याचिका लगाई थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 28 नवंबर से रुका हुआ है और प्रोजेक्ट को जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुंबई के बोरीवली में रेस्क्यू एम्बुलेंस का उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी ने कर दिया। इस रेस्क्यू एम्बुलेंस की खास बात यह है कि एम्बुलेंस को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। कोरोना काल को देखते हुए इस एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल जैसी आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर मुंबई में कहीं भी कोरोना पॉजिटिव मरीज फंसे होंगे जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो उन मरीजों को इस एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कर सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। कोरोना काल में जहां इंसानी जिंदगी पर संकट है, तो वहीं इंसान इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहा है। नवी मुंबई में एक घायल अजगर जिसने 6 अंडे दिए उसे बचा लिया गया। सर्पमित्र तेजस उलवेकर और उसके साथी को तलोजा MIDC की कंपनी में अजगर और अजगरकंडा होने की जानकारी मिली। इसके बाद न केवल अजगर को जीवन दान मिला, बल्कि खराब व्यवस्था मिले अंडों को निश्चित तापमान में रखा गया। अंडों से पैदा हुए बच्चों और अजगर को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया गया। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स नई नई मिसालें पेश कर रहे हैं। कैसे ही कोरोना वॉरियर हैं अब्बास और शहनवाज। ये दोनों शख्स मुंबई में जरूरतमंदों के लिए फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराने काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के लिए उन्हें अपनी कार तक बेच दी। इन लोगों ने 300 मरीजों को सही वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराकर जान बचाई है। सूर्य ग्रहण को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। उन्हीं में से एक है कि सूर्य ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को सब्जियों और फल नहीं काटने चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में गर्भवती महिलाओं ने अनोखा उदाहरण पेश किया। वर्षों से चले आ रहे अंधविश्वास को इस महिला ने सिरे से खारिज कर दिया। 21 जून को सूर्य ग्रहण के वक्त देश भर में जहां गर्भवती महिलाएं घरों में दुबकी रहीं, तो वहीं सांगली की सरमिंदी जाधव ने सब कुछ किया जैसा करने से मना किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। यूपी और बिहार में क्या है कोरोना किलर पर अपडेट। तीसरी शादी करने पहुंचा पति, तब क्या हुआ उसका हाल, और उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं। न्यूज़ टॉप 9। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ है। हर दिन नए मामले आने से लोग डरे हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,731 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 596 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रदेश में 550 लोगों की जान ले चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 21 लोग दम तोड़ चुके हैं। बिहार में भी कोरोना का कहर जारी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 7,765 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए हैं। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं राज्य में 51 लोग इस खतरनाक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। महज छोटी सी बात पर कहासुनी होने के बाद 14 साल के युवक की हत्या की इस वारदात ने अब सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर युवक के शव को एसपी कार्यालय के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं 2 की तलाश लगातार जारी है। लखनऊ में चोरी की गाड़ियों के गोरख धंधे में जुटे एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये गैंग एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ियों को खपाने का धंधा किया करते थे। पुलिस ने खुलासा किया कि इस गोरख धंधे में इंश्योरेंस कंपनियों की मिलीभगत भी थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी का बैंकॉक में होटल भी है। इसके साथ ही वो भोजपुरी फिल्मों में काम भी कर चुका है। पुलिस ने इस गैंग के पास से 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। यूपी के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक वाकया सामने आया। यहाँ पर दीवार गिरने से पति और पत्नी की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। ये बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में 35 साल पुराने मकान में ये परिवार रहा करता था। जिस वक्त मकान की दीवार गिरी, पूरा परिवार खाना खा रहा था। दीवार गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल लिया। बिहार के कैथर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद शादी रचाई और दूसरी पत्नी के रहते हुए तीसरी शादी रचाने जा रहा था, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तीसरी शादी करने वाला शख्स की पत्नी और उसके परिजनों ने पति और उसके रिश्तेदारों की जमकर धुनाई की। इस घटना के बाद किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद इस मामले का निपटारा हो गया। फिलहाल पति पत्नी और वो के इस विवाद में पति और पत्नी साथ रह रहे हैं। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह पर यूपी की मऊ पुलिस ने शिकंजा कसा। मऊ पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाई में मुख्तार अंसारी के गुर्गों में अफरा तफरी मची है। पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले फरार गुर्गों गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की। वहीं 2 दशक से चल रहे बूचड़खाने को बंद कर 5 गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही मछली के अवैध कारोबार में लगे गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 12 लाख की मछलियां जब्त की गई।
श्रम कानून में बदलाव को लेकर भारतीय मजदूर संघ का हस्ताक्षर अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का भारतीय मजदूर संघ ने घेराव किया। इस घेराव के दौरान मजदूर संघ के लोगों ने मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुनाई। मजदूरों का कहना था कि श्रम कानून में बदलाव करके मजदूरों का उत्पीड़न किया गया। मजदूर संघ ने संतोष गंगवार को 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप। राजस्थान में टिड्डी दल के अटैक से किसान परेशान हैं। यहां सरदार शहर तहसील के रणधीसर गांव में टिड्डियों के हमले में नरमा और मूंगफली की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इससे किसान परेशान हैं। किसानों ने टिड्डी से बचाने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में भीषण आग लगी है। इससे जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। चारों ओर आग का धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले 3 दिनों से नंदप्रयाग, तेफना, सोनला, बांतोली, कंडारा, मंगरोली के जंगल लगातार जलते जा रहे हैं, लेकिन आग पर अभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद वहां रह रहे लोग आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की सतना में 5-6 दबंगों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान दबंगों ने टोल कर्मचारियों को लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। ये बताया जा रहा है टोल टैक्स को लेकर पेट्रोल पंप के मालिक से कर्मचारियों का विवाद हुआ था, जिससे ये झड़प हुई। पूरा मामला सिंहपुर टोल प्लाजा का है। ग्वालियर में अनलॉक के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होने पर प्रशासन तुरंत अलर्ट पर आ गया है। अब जिला प्रशासन ने प्रत्येक रविवार यानी कि 1 दिन का टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ग्वालियर नगर निगम सीमा में टोटल लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, दूध की दुकान और पेट्रोल पंप संचालित होंगे। झारखंड के दुमका में एक ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने चालक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रक से पुलिस ने 4000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 4000 पीस जिलेटिन बरामद किया है। विस्फोटक देवघर से शिकारीपाड़ा भेजा जा रहा था। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में 4 लोग देवघर के रहने वाले हैं और एक शख्स दुमका का रहने वाला है। आरोपियों का कहना है कि विस्फोटक खदान के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक कोरोना के 13,945 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 414 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग एहतियात बरत रहे हैं। वहीं आसनसोल में कोरोना को मात देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल को सैनिटाइज कर साफ सफाई अभियान भी चलाया है। हिमाचल के कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत कलवारी में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। रविवार को मकान में अचानक आग लगी थी। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार की सुबह रिमझिम बारिश हो रही है। रविवार की सुबह भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। भीषण गर्मी के बीच हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।